ठीक है त्रिलोक, कंफर्टेबल हैं आप? जी सर। त्रिलोक, आपने अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लिखा है यहाँ। जी सर। सरनेम क्या लिखते हैं आप? जी सर, चंदेल। चंदेल। यहाँ पर क्यों मेंशन नहीं किया है आपने? क्योंकि सर मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में चंदेल का मेंशन नहीं हुआ है सर, सिर्फ नाम ही है त्रिलोक। नाम है, ये गलती से हो गया है ऐसा, या आप जाति अपना दिखाना नहीं चाहते? नहीं सर, ये त्रुटिवश हुआ है सर। त्रुटि बस हुआ है, त्रुटि सुधार लेते, अभी बहुत मौका था। ठीक है त्रिलोक, मैं आपके रुचि पर ध्यान देना चाहूँगा। पहले तो मुझे बताइए, रुचि और अभिरुचि में क्या अंतर होता है? जी सर, अभिरुचि विशेष होता है सर, जिसको करने से आपको तनाव से मुक्ति मिले, आपको विशेष आनंद प्राप्त हो। और रुचि अभिरुचि से ज़्यादा संख्या में हो सकती है सर, रुचि अनेक हो सकती है। तो आपकी अभिरुचि क्रिकेट खेलने में है, तो अन्य रुचियाँ किस में हैं? जी सर, गाने सुनने में, छत्तीसगढ़ी गाने सुनने में, कहानियाँ पढ़ने में, और पढ़ने में सर, और पढ़ाने में भी। कहानी पढ़ने में। अभिरुचि क्रिकेट खेलने में है, क्रिकेट खेलते ही हैं कि देखते भी हैं आप? जी सर, देखता भी हूँ सर। देखते हैं। अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ, जी सर। कितने रनों के अंतर से हारा है पाकिस्तान और हांगकांग? कोई मैच हुआ अभी? जी सर, पाकिस्तान और हांगकांग के बीच एशिया कप के दौरान मैच हुआ है सर। ये मैच एक दिन पहले हुआ था सर, जिसमें पाकिस्तान टीम ने 191 रन का लक्ष्य दिया था सर, जिसको हांगकांग की टीम ने 38 रन पर सिमटकर 151 रन के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा सर उनमें। ठीक है। एशिया कप में टॉप 4 कौन कौन पहुंच चुके हैं अभी? जी सर, एशिया कप में टॉप 4 टीम में पहले नंबर पे इंडिया है सर, दूसरे नंबर पे श्रीलंका, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, और चौथे नंबर पे बांग्लादेश है सर। ठीक, चारों टीम के कैप्टन के नाम बता दीजिए मुझे। जी सर, इंडिया टीम के कैप्टन रोहित शर्मा, पाकिस्तान टीम के कैप्टन बाबर आजम, और श्रीलंका और हांगकांग टीम के कैप्टन का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है त्रिलोक, आपके नाम में कौन सा समास है? जी सर, मेरे नाम में द्विगु समास है सर। द्विगु समास है, क्या होता है ये समास? जी सर, इस समास में जो मुख्य पद होता है वो संख्यावाची होता है सर, और समस्त समासिक पद जो है वो समाहार का बोध कराती है सर, समूह का बोध कराती है। बिल्कुल ठीक है। तो द्विगु और बहुब्रीहि में कहाँ पर अंतर आता है? जी सर, बहुब्रीहि समास जो है वो अपने शाब्दिक अर्थ का बोध ना करा के किसी विशेष अर्थ का बोध कराती है सर। जैसे पंचानन, जिसमें पांच आनंद होने का बोध कराती है सर, लेकिन यहाँ पर शाब्दिक अर्थ पे न जाके 5 आनंद वाले भगवान ब्रह्मा जी, हनुमान जी, इनका बोध कराते हैं सर। ठीक, बहुत बढ़िया। आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। जी सर। लोधी जाति आपने लिखा है। जी सर। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं लोधी जाति छत्तीसगढ़ में? जी सर, लोधी जाति जो है छत्तीसगढ़ में मुख्यतः रायपुर और दुर्ग संभाग में पाए जाते हैं सर। ठीक सर। वेलकम त्रिलोक। आपका रिटर्न एग्ज़ाम होपफुली अच्छा ही गया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। आपके फादर साहब क्या करते हैं? जी सर, मेरे पिता कृषक थे सर, लेकिन वर्तमान में वे स्वर्गवास हो गए हैं सर। ठीक है, तो बेसिकली आपका घर का सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर से है? जी सर। ठीक है। जैसा कि आपका डेफ मैं देख रहा था, आपका डेट ऑफ बर्थ बड़ा कमाल के नंबर में आता है, 11/11। कुछ विशेषता है इसकी खास? जी सर, विशेषता के तौर पर देखा जाए तो 11 नवंबर ही को के ही दिन सिख गुरु गोविंद साहब जी का जन्म हुआ था सर। इस दिन हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद जी का भी जन्म हुआ था सर। इसके साथ साथ एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजनेता जेपी कृपलानी जी का भी जन्म हुआ था सर। आपका आंसर तो बहुत कमाल का है, ऐसा उम्मीद करेंगे कि आपका भी ऐसे ही कुछ बड़ा नाम करें। एजुकेशन पर्पस में मैं आता हूँ आपसे। आपने बीएससी किया है, आपने डेफ में मेंशन किया है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का ट्रेंड कि बहुत सारे स्टूडेंट टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, मेडिकल से आते हैं, इंजीनियरिंग से आते हैं। तो आप अपने आप को किस तरह पाते हैं कंपटीशन में कि एक बीएससी स्टूडेंट इन स्टूडेंट के साथ फाइट कर सकता है, या कर सकता है तो क्यों कर सकता है? कुछ पॉजिटिव्स बता सकते हैं? जी सर, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ सर। तो मैथ्स बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं सी सेट का जो ट्रेंड है अभी पीएससी, वर्तमान पीएससी में, तो सी सेट में कहीं ना कहीं
अन्य जो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो पिछड़ जा रहे हैं, तो सर सी सेट में इसमें मुझे मुख्य लाभ मिलता है सर। एक और चीज़ पूछना था, अगर पीएससी ना हुआ तो बैकअप आपका क्या है? सर अगर पीएससी नहीं हुआ तो मेरा बैकअप रहेगा कि मैं पढ़ाना पसंद करूँगा सर 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को फिजिक्स। तो आपने ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट कर लिया, तो इस ड्यूरेशन 4 साल का गैप आया, इस गैप को आप कैसे फिल करें? जी सर, इस दौरान सर कोरोना महामारी का भी काल था सर, तो जिसके कारण ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। इस ड्यूरेशन में मैंने 11वीं और 12वीं को फिजिक्स का कोचिंग देकर अपना आर्थिक जो आवश्यकता है सर उसकी पूर्ति की। तीसरा, आप बहुत यंग हैं, डायनामिक है बिल्कुल। आप अपने एज को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन में आप जानते हैं कि बहुत सारे ब्राइब्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे लेन देन के सिलसिले आएंगे, आप बहुत यंग हो, हम कैसे उम्मीद करें कि आप इस चीज़ों से दूर रहेंगे? जी सर, इसमें सर मेरी जो सत्यनिष्ठा है और मेरी कार्य के प्रति रुझान जो है और मेरी ऊर्जा है सर, वो निर्णायक साबित होगा सर इस कार्य के दौरान। और जहाँ तक मैं मानता हूँ सर, तो मैं चाहूँगा कि मैं प्रशासन में जितनी भी खामियाँ हैं उनको सुधारूँ सर और उनसे दूर रहूँ सर, तटस्थ रहूँ। जैसे हम सभी जानते हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया भी आप ही के यहाँ दुर्ग के हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप भी करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ फर्स्ट पॉलिसी को ज़्यादा प्रमोट किया, छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ कल्चर को प्रमोट करने में बहुत योगदान दिया। आप एज अ एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, आप उनकी योजनाओं को, जैसे गोधन न्याय योजना हो गए, एनजीजी, उसका महत्व को क्या समझते हैं छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू? जी सर, छत्तीसगढ़ जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला राज्य है सर, और गोधन न्याय योजना जो है जो मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र को प्रमोट करती है सर। तो प्राथमिक क्षेत्र के साथ साथ यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कार्य करती है सर। तो गोधन न्याय योजना है वो छत्तीसगढ़ की एक महत्वाकांक्षी योजना हो सकती है सर, जो जैविक कृषि को भी प्रमोट करती है। तो गोधन न्याय योजना पर विशेष रुझान रहेगी सर। इसके साथ साथ जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है सर, जो किसानों को न्याय के साथ साथ उसके अतिरिक्त आय में भी वृद्धि कर रही है सर, तो इस योजना की तरफ मेरी विशेष रुझान रहेगी। ठीक है, आपने बोला जैविक कृषि को बढ़ावा दें। जैविक कृषि के लिए हम लोग जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं, आप सुने होंगे वर्मी कंपोस्ट खाद का, इसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, वर्मी कंपोस्ट जो है मुख्यतः कृषि उत्पाद, कृषि अपशिष्ट, इसके साथ साथ कुछ हरित अपशिष्ट जो होते हैं उसके किण्वन के द्वारा या उनमें सूक्ष्म जीव जो क्रियाविधि है उसके द्वारा उसको खाद में परिवर्तित किया जाता है सर, जिससे रासायनिक खाद में किए जाने वाले जो अतिरिक्त धन व्यय है उससे किसानों को कहीं ना कहीं लाभ होता है सर, और इसका जो परिव्यय है वो बहुत कम होता है सर। और जैविक कृषि में हमेशा, या फर्टिलाइज़र बेस्ड एग्रीकल्चर है जैविक कृषि, इसमें हमेशा एक मतभेद रहता है कि उत्पादन को लेके, तो इसके संबंध में आप क्या जानते हैं कुछ? जी सर, जैविक कृषि में मुख्यतः जो जैविक खाद है और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है सर, तो उसमें उसकी जो वर्किंग जो कैपेसिटी होती है और वर्किंग जो टाइमिंग होता है सर, वो थोड़ी लंबी अवधि की होती है सर, और इसको कार्य करने में थोड़ा समय लगता है, तो कहीं ना कहीं उत्पादकता इससे प्रभावित जरूर होती है सर एज़ कम्पेयर टू रासायनिक खाद। आप सभी ने छत्तीसगढ़ महतारी के बारे में सुना है, कुछ बता सकते हैं छत्तीसगढ़ महतारी क्या है? जी सर, छत्तीसगढ़ महतारी जो है वो छत्तीसगढ़ को महतारी के रूप में ट्रीट करने के संदर्भ में है सर, जिसमें छत्तीसगढ़ को माता के तौर पर लिया जाता है और छत्तीसगढ़ के निवासियों को उनके संतान के रूप में लिया जाता है सर। और छत्तीसगढ़ माता के संसाधन जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के निवासियों को लाभ पहुंचाती है सर, जिस प्रकार माता जो है शिशुओं को लाभ पहुंचाती है। बहुत अच्छा। हरेली त्यौहार से क्या समझते हैं? हरेली छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस त्यौहार है, पहला त्यौहार माना जाता है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा। जी सर, हरेली जो त्यौहार है वो छत्तीसगढ़ के किसानों के द्वारा मनाई जाने वाली पहली त्यौहार है सर, जिसमें हरियाली विशेष अर्थों में प्रयुक्त होती है सर। और कृषि के संबंध में बात किया जाए तो इस दिन कृषक जो उपकरण है उसको धोकर उसकी पूजा की जाती है सर। क्रिकेट में रुचि है,
सर ने जैसा पूछा सिर्फ देखने खेलने में तो नहीं होगी। अभी बैटिंग कॉमन हो चुका है हर खेलों में, ऑनलाइन आप देख रहे होंगे, मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, तो बैटिंग को जस्टिफाई करें क्रिकेट के संदर्भ में। जी सर, क्रिकेट के संदर्भ में बैटिंग जो है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट में अगर देखा जाए तो नकारात्मक वे में तो भ्रष्टाचार को प्रमोट करती है सर, जिसमें क्रिकेट का निर्णय पहले से तय हो जाता है, जिससे क्रिकेट में जो निष्पक्षता है वो बाधित होती है सर। तो इसका क्रॉस क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, इससे तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट काफ़ी होता है टैक्सेशन के माध्यम से। जी सर, अगर बेटिंग जो है क्रिकेट के जो निर्णय को प्रभावित ना करे, परिणाम को प्रभावित ना करे, तो ये लाभदायक हो सकती है सर। परंतु मतलब आप सहमत हैं, आप सहमत हैं इस बात से? अगर रेवेन्यू के प्रोस्पेक्टस में देखें और क्रिकेट के अगर परिणाम में कुछ ज़्यादा अंतर ना हो तो मैं इस संदर्भ में सहमत हूँ सर। थैंक यू। त्रिलोक जी सर। आप दुर्ग जिले से हैं? जी सर। दुर्ग जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? जी सर, दुर्ग जिले में अभी मुख्यतः 5 विधानसभा क्षेत्र है सर, और दुर्ग जिले के जो क्षेत्र है उसमें 2 अन्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं सर कुछ क्षेत्र। वहाँ कोई महिला विधायक है? एक भी महिला विधायक नहीं है। हाल ही में भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, आप जानते होंगे। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में और अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या अंतर है? जी सर, भारत में जो संसदीय प्रणाली है उसमें 2 सरकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक जो है वास्तविक कार्यपालिका होती है सर। परंतु अमेरिका के संविधान में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है सर, जिसमें राष्ट्रपति ही मुख्य कार्यपालिका होती है सर, जबकि भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका। जी सर, हमने राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया है सर, परंतु उसकी कार्यप्रणाली जो है वो ब्रिटेन की महारानी से ज़्यादा मेल खाती है सर। तो हमने राष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से लिया हुआ है और उनके चुनाव होने की प्रक्रिया कहाँ से ली है? जी सर, उनके चुनाव होने की प्रक्रिया हम अमेरिका जैसा तो चुनाव नहीं करते हैं, फिर सही बोल रहा हूँ? तो कहाँ से होता है उनका चुनाव की प्रक्रिया, कहाँ से ली? जी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। हाल फिलहाल में राज्य शासन में सहकारी संस्थान बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और राज्य शासन द्वारा कुछ नए कृषि प्राथमिक संस्थान बनाने का निर्णय लिया गया है। क्या है ये? इससे वास्तविक प्रशासन में कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा इसके माध्यम से? जी सर, सहकारिता जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करती है सर। तो इससे जनता को तो विशेष लाभ होगा ही, परंतु सरकार को राजस्व में थोड़ी अधिक भार जो है वो हो सकती है सर इस संदर्भ में। अच्छा, इनकी संरचना बता सकते हैं? एक्चुअली इनके संरचना में ही इन संस्थान का भाव जुड़ा होता है। संरचना कैसा होता है? सहकारी का मतलब क्या है? सॉरी सर, अभी नहीं बता पाऊँगा सर। हाल ही में दुर्ग में 2 नए तहसील बनाए गए आपके यहाँ, उनका नाम बता सकते हैं आप? जी सर। सर, पहला बोरी है और दूसरा भिलाई 3। भिलाई 3 है? जी सर। ये दोनों कौन सी नेशनल हाईवे में है? जी सर, दोनों जो है नेशनल हाईवे नंबर 53 में है सर। नेशनल हाईवे नंबर 53 में। हाल ही में एक नया जिला बना है, 29वां जिला मोहला मानपुर। तो उनकी सीमा को लेकर क्या आपके साथ कुछ साझा हो रहा है उनका सीमा? जी सर, मोहला मानपुर का सीमा जो है दुर्ग जिले के साथ साझा नहीं होती सर। नहीं हो रहा है साझा? जी सर। यूएनएससी क्या है? यूएनएससी सर, यूएनएससी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन है सर। यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक अंग है सर, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रोस्पेक्टस से काम करती है सर। अच्छा, अगर आपको मौका दिया जाए, अभी इसमें कितने देश हैं? यूएनएससी में अभी कितने देश हैं सुरक्षा परिषद में? स्थायी सदस्य 6 हैं सर। अगर आपको मौका दिया जाए कि इसमें आपको 5 देश रखने हैं, तो कौन कौन से चुनेंगे आप 5 देश? पहले नंबर पे मेरी प्राथमिकता तो भारत देश रहेगी सर, इसके बाद जापान रहेगी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया रहेंगे, उसके बाद जर्मनी और उसके बाद इटली सर। अच्छा, कारण बता सकते हैं सभी देशों का? क्योंकि मेरी राष्ट्रीयता भारत देश से रही है, तो भारत
और भारत देश की जो अर्थव्यवस्था जितनी तेज़ी से बढ़ रही है सर, और भारत जिस जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करती है सर, वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है सर। तो मेरी प्राथमिकता पहली भारत रहेगी सर, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया सर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक बड़ी जैव विविधता को प्रतिनिधित्व करती है सर। तीसरा जर्मनी सर, जिसका मुख्य कारण भारत और जर्मनी का जो सैन्य संबंध है सर वो, और चौथा इटली सर, क्योंकि इटली की जो अर्थव्यवस्था है सर वो काफ़ी अच्छी है सर। तो अगर जैव विविधता को देखें तो ब्राज़ील है, अमेज़न का क्षेत्र है, अफ्रीका है जहाँ पर इक्वेटर गुजरती, जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती, इंडोनेशिया है, तो आपने इनको क्यों छोड़ के ऑस्ट्रेलिया को क्यों चुना? जी सर, इसका मुख्य कारण सर भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया का संबंध देखता हूँ सर। लेकिन ये तो संयुक्त राष्ट्र है ना, तो हमको पूरे विश्व को लेके चलना है। जी सर, मैं मानता हूँ सर कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला हुआ है सर। तो आपके 5 देशों में कोई भी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से एक भी नहीं, ऐसा क्यों? जी सर, इसका मुख्य कारण सर जो फीफा का संविधान है वो उसे कहीं ना कहीं भारत का जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है वो इन्फ्लिक्ट कर रही है सर। इसमें थर्ड पार्टी जो इन्फ्लूएंसन है वो मामला सामने आ रहा था सर। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उसमें अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कुछ वर्षों से बाधित हो रहा था सर, और नए चुनाव को लेकर यह मतभेद हुआ और भारत जो है वो फीफा से बाहर हो गया, जिसके कारण भारत को जो अंडर 17 महिला फुटबॉल का जो आयोजन का मेजबानी मिला था सर वो खत्म हो गई सर। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कोई योजना हो तो भी बता सकते हैं? जी सर, केंद्र प्रायोजित सर एक देश एक राज्य एक खेल योजना के तहत हमें आर्चरी मिला है सर। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर क्लब बनाए जा रहे हैं सर। और तीसरा, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूल स्तर पर नो बैकलेस डे मनाया जा रहा है सर, जिसमें खेल और योग संबंधित अन्य जो कार्यक्रम हैं उसको प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है सुमित, दुर्ग से हैं आप? दुर्ग जिले की स्थापना कब की गई थी? जी मैम, दुर्ग जिले की स्थापना 1906 में की गई थी मैम, 1 जनवरी 1906। छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करेंगे तो दुर्ग के स्थान पे पहले कोई और जिला हुआ करता था, जिसे 6 महीने बाद परिवर्तित करके दुर्ग को जिला बनाया गया था। उस जगह का नाम बता सकते हैं? मैम, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ धमधा था मैम। और दुर्ग संभाग की स्थापना कब हुई है? जी मैम, दुर्ग संभाग की स्थापना 2013 में हुई है मैम। वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम कितने हैं? जी मैम, दुर्ग जिले में 4 नगर निगम है मैम। नाम बताएं। पहला दुर्ग, दूसरा रिसाली, तीसरा चरोदा और चौथा भिलाई नगर में। अगर भारत के इतिहास की बात करेंगे तो काफ़ी प्लान्स लाए गए थे ब्रिटिशों के द्वारा। इकलौता ऐसे प्लान का नाम बताइए जिसे गांधी जी ने उस समय के सबसे प्रभावी योजना की संज्ञा दी। जी मैम, माउंटबेटन योजना मैम। श्योर है? जी मैम। मुझे बताइए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा है आपने? जी। दूर संवेदी उपग्रह जानते हैं? जी। किस प्रकार से वो सहायक है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए? हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन? UNCCT का एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी मैम। किस प्रकार से सहायक है? जी मैम, सुदूर संवेदी उपग्रह के द्वारा हम किसी धरातल क्षेत्र की मॉनिटरिंग करते हैं मैम, तो मरुस्थल क्षेत्र में मॉनिटरिंग के द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करके हम उस क्षेत्र में जो मरुस्थल का विस्तार है उसको रोक सकते हैं मैम। तो इस संदर्भ पे फ़ायदेमंद हो सकता है मैम। सतत विकास लक्ष्य के बारे में बताएंगे? जी मैम, सतत विकास लक्ष्य जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाई जा रही एक स्कीम है मैम, जिसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हाल ही में रशिया और यूक्रेन का युद्ध काफ़ी चर्चा में रहा। जी मैम। तो भारत की अर्थव्यवस्था पे उसके क्या प्रभाव देखते हैं? जी मैम, इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रास्फीति अभी काफ़ी गहन विषय है मैम, जिसमें मुद्रास्फीति जो है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर देखा जाए तो 15%,
और भोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर देखा जाए तो 7% से अधिक हो गई है मैम। इसके साथ साथ भारत में जो तेल की कीमतें हैं उसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है मैम, तो इस संदर्भ में देखा जा सकता है। भारत में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके क्या लाभ देखते हैं आप? जी मैम, इससे हम देखते हैं कि व्यापक जो जन प्रतिनिधित्व है वो भारत को प्राप्त हो रही है मैम, एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंटियल जो प्रशासनिक व्यवस्था है। आप मुझे बताइए, प्रियम्बल प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? जी मैम, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा मैम। ठीक। थैंक यू मैम। ठीक है।